हाय गाइस। आज मैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को एनालाइज करूंगा, डिस्कस करूंगा, देखूंगा उसका रिजल्ट कैसा है। और एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में पूरा जो बैंकिंग का सेक्टर है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है। लोग सोचते हैं सारा बैंक का जो ऑपरेशनल उनका जो इंडस्ट्री है वो सब सेम है, सेम तरीके से ऑपरेट करते हैं, सेम बिजनेस मॉडल है। ऐसा नहीं है। बिकॉज सपोज आज मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिस्कस कर रहा हूँ, ये कमर्शियल बैंक से जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जो आपके एनबीएफसीज हैं, जो आपके पेमेंट बैंक्स हैं, तो उन सब से बहुत डिफरेंट है। इसका आप नाम ही देख रहे होंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका स्कोप स्कोप ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा होता है। इसमें एग्जाम्पल आपने सुना होगा, अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अगर मैं एक्विटास की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मोर और लेस जो दूसरे आपके बैंक्स हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनको भी आप सेम इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। अगर मुझे आगे टाइम मिलेगा, बिकॉज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी रिजल्ट आया, बट मैं उसे इतना क्लोजली फॉलो करता नहीं हूँ। मुझे इतना पसंद नहीं हो बैंक, लेकिन जब जब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का रिजल्ट आएगा, मैं देखूंगा कि जिनको मैं ट्रैक करता हूँ उनका वीडियो बनाऊँ, ताकि दो चार वीडियो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे भी बनाऊँ तो आप समझ सकते हैं उसका। तो सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस मॉडल देखते हैं क्या होता है। और उससे भी पहले ना एक चीज़ मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक आपका कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है। जो आपके बड़े बैंक्स हैं लाइक आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, तो सबसे पहले तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा होता है और बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सपोज पहली रेस्ट्रिक्शन तो क्या होती है कि आपको जो 75% ऑफ योर लेंडिंग है, जो आप क्रेडिट देंगे, वो प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए। और प्रायोरिटी सेक्टर कौन डिफाइन करता है? वो आरबीआई डिफाइन करती है। आपके फार्मर्स हो गए, छोटे फार्मर्स, जिनको जिनको बेसिकली जिन लोगों को जो आपके मेन बैंक्स हैं वो सर्व नहीं कर पाते हैं, एंड दोज काइंड ऑफ पीपल हु रिमेन अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड, तो उनको प्रायोरिटी सेक्टर में डाला जाता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, या फिर जिनकी कंटिन्यूस कोई कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है, डेली लेबरर्स मैंने बताया, फार्मर्स हो गए, आपका कोई डेयरी पे काम करता है, कोई किराना शॉप का ओनर है, या फिर कोई बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, सिलाई बुनाई का, या फिर कुछ बनाती हैं रॉ मटेरियल से घर का ही, और वो थोड़ा जा इधर उधर जाके बेचती हैं। तो वो सब छोटे जो बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनके पास एक फॉर्मल फैसिलिटी नहीं है बैंक से क्रेडिट अवेल करने की, तो वो सब इस पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे लोन्स लेते हैं। ये बहुत परेशान किया हुआ है इन्होंने आजकल। ना पूरा ट्रैक्टर पे डीजे बना के चलते हैं, बहुत डिस्टर्ब होता है। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू। तो अब मैंने एक रेस्ट्रिक्शन बता दी, 75% ऑफ योर लेंडिंग गोज इनटू प्रायोरिटी सेक्टर कंपल्सरीली। अब दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपका जो 50% ऑफ योर लोन पोर्टफोलियो है, जो आप लोन्स देंगे, वो 25 लाख से कम होना चाहिए। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है। आप 50% लोन्स तो आप ज़्यादा अमाउंट का दे ही नहीं सकते हो। ओनली 50% ऑफ योर लोन्स कैन गो अबव 25 lakhs। तो ये दूसरी रेस्ट्रिक्शन ये है। थर्ड रेस्ट्रिक्शन क्या है? आपका 25% जो आपकी ब्रांचेस हैं, दे शुड बी इन रूरल विलेजेस, जहाँ पे अंडर सर्व जो एरियाज हैं। तो एक और ये रेस्ट्रिक्शन आ गई। और फिर नाम में रेस्ट्रिक्शन है ना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जब आप इवन दो आप कासा डिपॉजिट्स ले सकते हो जस्ट लाइक अदर बैंक्स, अदर बिग बैंक्स, लेकिन जब को आप कोई कस्टमर अगर आपके पास डिपॉजिट करने आ रहा है, सेविंग्स अकाउंट खोलने आ रहा है, कस्ट या फिर करंट अकाउंट खोलने आ रहा है, टर्म डिपॉजिट लेने आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसको एक रिस्क है। बिकॉज बैंक का नाम ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इतना कैपिटल बैंक के पास नहीं होता है। कल को अगर बैंक पे रन ऑन हो गया तो बैंक क्या करेगा? कस्टमर का पैसा तो डूब जाएगा। रिस्क, एक रिस्की प्रपोजिशन है। तो इन बैंक्स को हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने डिपॉजिट्स पे, जो कस्टमर डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ भी इनका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये सब डिफरेंस होता है एक स्मॉल फाइनेंस और एक कमर्शियल बैंक में। अब हम इसके रिजल्ट्स की, बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, इसके बाद रिजल्ट्स पे आएंगे। तो एक्विटास का क्या है? माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो लोन्स, ये पहला
सेगमेंट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो लोन्स हैं, जहाँ पे छोटे-छोटे टिकट साइज़ेज़ के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। जो मैंने बताया फार्मर्स को, छोटे लेबरर्स को, जिनका जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई कंसिस्टेंट इनकम ऑफ स्ट्रीम नहीं है। दूसरा हो गया स्मॉल बिज़नेस लोन्स, ये वही जिनका छोटा-छोटा बिज़नेस है, जो बैंक से जाके जो बैंक पे जाएँगे, तो बैंक विल मोस्ट लाइकली रिजेक्ट देयर प्रपोज़ल फॉर क्रेडिट, फॉर अवेलिंग क्रेडिट, वो उनको क्रेडिट नहीं देगा। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया है आरबीआई ने, ताकि ऐसे लोगों को जिनको बैंक क्रेडिट नहीं देता है, उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट देगा। अभी ये कंपनी क्या कर रही है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये अच्छा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये पहले माइक्रो लोन्स देती है, जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी बताई, लेकिन माइक्रो लोन्स तो कंपनी ने दे दिया। अब कस्टमर ने, बहुत सारे कस्टमर्स ने माइक्रो लोन्स लिया, एक बार लिया वापस कर दिया, दूसरी बार लिया वापस कर दिया, तीसरी बार लिया वापस कर दिया। तो बैंक को ये समझ आता है कि ये जो कस्टमर है, ये डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, इसका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज वेरी लेस। तो बैंक क्या करता है, इन्हीं को क्रॉस सेल करना शुरू करता है। अब बैंक ये टारगेट कर रहा है, जो मैं पहले माइक्रो फाइनेंस लोन्स देता था बहुत लोगों को, और जिन्होंने वापस मुझे कर दिया है, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है वापस करने की, डिफॉल्ट नहीं हो रहे हैं जो, मैं उनको माइक्रो लैब दूंगा। माइक्रो लैब क्या होता है, माइक्रो लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, छोटी छोटी उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उनके अगेंस्ट लोन देंगे, बड़ी प्रॉपर्टी नहीं। एक तो लैब्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, उसमें 50 to 75 लैक्स के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये माइक्रो लैब्स प्रोवाइड करेंगे। अब वो भी इन्होंने दे दिया, माइक्रो लैब्स भी कस्टमर्स ने वापस आके ईएमआई पे कर दिया, उन्हीं कस्टमर्स ने जिनको माइक्रो फाइनेंस किया जा रहा था, वो अगर माइक्रो लैब भी वापस कर देते हैं, उसमें भी कोई डिफॉल्ट नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे उन कस्टमर्स को एसबीएल की तरफ ले आएंगे, विच इज योर स्मॉल बिजनेस लोन्स। इससे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ भी कर रही है, कंपनी को कस्टमर एक्वायर करने के लिए कोई एडिशनल खर्चा नहीं चाहिए, सेम कस्टमर को कंपनी क्रॉस सेल कर रही है और टिकट साइज बढ़ा बढ़ा के लोन दे रही है। तो ये कंपनी की एक स्ट्रेटेजी है, जिससे कंपनी की कॉस्ट कम आएगी और स्प्रेड बढ़ेगा, जैसे जैसे क्रेडिट क्वालिटी कस्टमर्स की कंसिस्टेंटली अच्छी होती रहेगी। अब हम वी हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, थर्ड जो सेगमेंट है इसका। हाउसिंग फाइनेंस आपको नाम से समझ आ रहा होगा, घर के लिए लोन प्रोवाइड करती है, मोस्टली उन कस्टमर्स को जिनको बड़े बैंक्स लोन्स नहीं देते हैं, या दिक्कत देते हैं, जिनको लोन्स देने में जिन दिक्कत होती है। फिर व्हीकल फाइनेंस में बात करते हैं, कमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करती है, चाहे यूज्ड हो, चाहे न्यू कमर्शियल व्हीकल्स हो। लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल्स है, उसमें सिर्फ यूज्ड को कंपनी फाइनेंस करती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। फिर बिकॉज आपका ना जो नॉर्मल व्हीकल फाइनेंसिंग है, जो आप नई फाइनेंस लेते हो, उसमें तो बहुत सारे कंपटीशन है, तो यील्ड आपका कम रहता है, उस हिसाब से स्प्रेड भी आपका कम हो जाता है, इसीलिए मे बी इसीलिए कंपनी इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। फिर एमएससी फाइनेंस एक और, आई थिंक फिफ्थ सेगमेंट इनका है, एमएससी फाइनेंस, माइक्रो सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो भी लोन्स प्रोवाइड करेगी, वो एमएससी फाइनेंस में आते हैं। अब लास्ट है इनका एनबीएफसी, लेकिन मतलब एनबीएफसी क्या, स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैंने कैटेगरीज आपको बताई थी, एक तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, फिर एक एनबीएफसी आता है बजाज फाइनेंस की तरह, जो नॉन बैंकिंग है, जो डिपॉजिट्स नहीं लेता है कस्टमर से, कासा नहीं होता है जिसके पास। और थर्ड आता है आपका ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एनबीएफसीज को भी लेंड करते हैं कभी कभी, लेकिन बैंक इस पे अपना फोकस कम कर रहा है, धीरे धीरे डिलिबरेटली कम कर रहा है, कॉन्शियस डिसीजन है, बिकॉज स्प्रेड वहां पे कम आ रहा है। और लास्ट इनका आता है एक एनबीएफसी, मैंने बता दिया। लास्ट एक अदर्स में आता है, जिसमें गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और अनसिक्योर्ड कोई बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं, या फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस ओनर्स को, छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स को। तो ये इनका मेजर बिजनेस सेगमेंट है, बिजनेस मॉडल ये है बैंक का। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। अब बिजनेस मॉडल डिस्कस कर दिया, मोस्टली आप देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का यही बिजनेस मॉडल होता है, जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड लोग हैं, उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, ये उनका मैंडेट ही यही है, उनका पर्पस ही यही है उन्हें बनाने का। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो टोटल इंटरेस्ट इनकम बैंक का बढ़ा है 20% से। इसमें आपका सबसे पहले तो लोन्स की इनकम भी आती है, और कोई इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया हो उसका भी इंटरेस्ट आता है। तो और आरबीआई को भी बैंक लोन देता है, उसके पास पैसा रखता है, तो उसका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट इनकम मैंने बताया 20% से बढ़ा है। और सीधा हम बात करते हैं इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का बढ़ा है 9% से, लेकिन जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का -87% से डिक्लाइन किया है।
मतलब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि इंटरेस्ट इनकम जो आपका टोटल बढ़ा है वो 20% से बढ़ा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपका 8% से बढ़ा है। राइट, 8% 9% से बढ़ा है, लेकिन आपका पैट कैसे 87% से कम हो गया? तो ये इसीलिए हुआ है, मेजर रीजन यही है कि बैंक ने ना कुछ फ्लोटिंग प्रोविजंस क्रिएट किए हैं, बिकॉज बैंक अब क्या कह रहा है कि हमको स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं रहना है, हमको एक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना है। मोस्टली जो अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी यही चीज़ कर रहे हैं कि हमको एक यूनिवर्सल बैंक में बनना है और इसका बहुत डिस्कशन चल रहा है आरबीआई गवर्नर के साथ और मेजरली आरबीआई इंस्टीट्यूशन के साथ। तो लेकिन जब इनको आरबीआई कहता है कि आपको अगर यूनिवर्सल बैंक बनना है तो आपको फ्लोटिंग प्रोविजंस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से इस क्वार्टर में 182 करोड़ के प्रोविजंस क्रिएट किए हैं। तो भले ही इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 26 करोड़ का आया, लेकिन अगर इसको यूनिवर्सल बैंक नहीं बनना होता, बिजनेस एज यूजुअल होता, तो वो 182 करोड़ बैंक के प्रॉफिट में गिना जाता। तो ये कोई मतलब नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ये कोई बैंक के बिजनेस मॉडल पे कोई ऐसा डेंजरस सिचुएशन नहीं है, कुछ खराब नहीं हुआ है, एसेट क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुई है। इट्स जस्ट कि ये एक्सेप्शनल है और वन टाइम है, वन टाइम फ्लोटिंग प्रोविजन बैंक ने क्रिएट किया है। अदरवाइज बैंक का प्रॉफिट भी इस बार अच्छा ग्रो करता है। रिजल्ट्स बैंक के अच्छे हैं, डिसेंट है, बहुत अच्छे नहीं है, खराब तो नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स है बैंक के। तो इसीलिए बैंक का प्रॉफिट -87 करोड़ का दिख रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स और निम्स की बात करते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड इज अ नाइटमेयर फॉर अ बैंक। अब ये इसको हम प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि इस क्वार्टर से अगर 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर पीछे कर दो, विच इज़ योर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें कॉस्ट ऑफ फंड बैंक का जो था वो 6.94% था। अब अगले 5 क्वार्टर्स की हम बात करें, आज के क्वार्टर तक पहुंचते-पहुंचते हर क्वार्टर में बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा है। सपोज क्वार्टर 1 ऑफ FY24 में 6.94 बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड था। फिर वो क्वार्टर 2 ऑफ FY24 में बढ़ के हुआ 7.21, क्वार्टर 3 में हुआ 7.36, फिर हुआ 7.44 और अभी आज की डेट में बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड है इस क्वार्टर में 7.46। अब देखो कॉस्ट ऑफ फंड कैसे एकदम नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बैंक को। कॉस्ट ऑफ फंड का ट्रेजेक्टरी है ये, बढ़ता है, और निम्स का ट्रेजेक्टरी बैंक ने जो प्रेजेंटेशन दी है साइड बाय साइड किया है इसको, निम्स का ट्रेजेक्टरी है ये। अब देखो निम्स आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। निम्स क्या होता है? आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, आपने कितना इंटरेस्ट कमाया, नो योर नेट इंटरेस्ट which is nothing but interest income minus interest expenses divided by your average assets, मतलब जो आपके इनकम जनरेटिंग एसेट्स होते हैं उससे आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन आता है। ये तो आप समझ के चलियो कि जो भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिस बैंक का जितना हाई होता है उतना ज़्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उतना ज़्यादा उसके रिटर्न रेशियोज आते हैं, उतना ज़्यादा बैंक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में होता है। वो एक बैंक में इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात होती है जो अपने निम्स को मेंटेन करके चलता है या एक्सपैंड करके चलता है और अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को या तो कंप्रेस कर रहा है, और या तो अगर हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है जो आजकल है तो उसमें एटलीस्ट मेंटेन करके चल रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इस बैंक के अभी ये हो नहीं रहा है, इस बैंक से कॉस्ट ऑफ फंड भी बढ़ गया है और बैंक का निम्स भी बिल्कुल कंप्रेस हो रहे हैं। बाकी हम कॉस्ट टू एसेट्स की बात करें तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। लास्ट ईयर 6.31% था कॉस्ट टू एसेट्स, नाम से समझ आ रहा होगा जितनी आपकी कॉस्ट है डिवाइडेड बाय योर एसेट्स, और अभी है 5.70, तो वहाँ पे भी एक डिक्लाइन है। अब हम आरओए की बात करते हैं। आरओए में इस क्वार्टर में एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, वो मैंने आपको रीजन बताया, बिकॉज आपका रिटर्न ही कम हो गया ना, पैट ही आपका कम हो गया क्योंकि आपने 182 करोड़ का फ्लोटिंग प्रोविजन किया है। तो लास्ट ईयर आपका रिटर्न ऑन एसेट्स था 2.10 और इस बार रिटर्न ऑन एसेट्स है 0.22। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बस 182 करोड़ का जो फ्लोटिंग प्रोविजन किया है इसी वजह से हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट बैंक का एज आई सेड बढ़ रहा है, लास्ट क्वार्टर में था 0.84, इस क्वार्टर में हो गया 1.44। अगर हम वो 182 करोड़ का फ्लोटिंग प्रोविजन हटा दें तो 180 करोड़ का फ्लोटिंग प्रोविजन हटा दे तो 1.44 मीन्स क्रेडिट कॉस्ट भी बैंक का बढ़ रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता है मीन्स बैंक्स में एनपीएज आ रहे हैं, बैंक के डिफ़ॉल्ट आ रहा है। और अगर हम जीएनपीए की बात करें और एनएनपीए की बात करें, जीएनपीए इज़ नथिंग बट योर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड एनएनपीए इज़ योर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जीएनपीए और एनएनपीए में यही डिफरेंस होता है, जीएनपीए अकाउंट्स फॉर प्रोविजंस एंड एनएनपीए डज नॉट इंक्लूड प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होता है? बैंक जो अपने प्रॉफिट में से जो
खुद से कुछ पैसा साइड रखता है ताकि अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए तो हम उसको राइट ऑफ कर सकें, कंपनसेट कर सकें उन लोन्स को इस प्रॉफ़िट में से निकाल के। तो बैंक एक्टिवली खुद से पहले ही से निकाल के रखता है बेस्ड ऑन देयर फ्रेमवर्क। तो एक ईसीएल फ्रेमवर्क होता है उसके वजह से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क। तो लास्ट ईयर जो जीएनपीए था वो 2.60 था और इस बारी जीएनपीए थोड़ा सा बढ़ के 2.67% हुआ है विच इज़ फाइन। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये ठीक होता है बिकॉज बैंक आप देख भी तो रहे हो ना, उसका उसका जो सेक्टर है वो प्रायोरिटी सेक्टर में सारा पैसा दे रहा है तो रिस्की तो रहता है, फिर भी अच्छी क्रेडिट क्वालिटी मेंटेन करी है। और एनएनपीए की बात करें तो 1.12% था पहले, एक साल पहले, और अभी है 0.81। तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक का ठीक काम किया है। प्रोविजन कवरेज रेशियो एज आई सेड बैंक ने 180 करोड़ का प्रोविजन और डाला है तो वो बढ़ के यूजुअली 56-57% रहता था, अभी वो हो चुका है 70%। प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है, आपके जो नेट एनपीएस हैं उनको कितना कवर कर रहा है आपका जो आपने प्रोविजंस क्रिएट किया है। तो 70% कवर कर रहा है विच इज़ अ गुड साइन। यूजुअली 50-60% के बीच में होता है पीसीआर रेशियो और बैंक का तो 70% है। आरओई की अगर हम बात करते हैं विच इज़ योर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न डिवाइडेड बाय योर शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो वो Q1 ऑफ FY24 मतलब एक साल पहले आज से 14.54 थी। यूजुअली उसी रेंज में थी 14 पॉइंट, कभी थोड़ा ज़्यादा जाती थी, कभी कुछ बिप्स कम हो जाती थी। इस बारी बैंक की आरओई हो गई है कितना 1.72, मतलब 14.6654 से लेके 1.72। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में भी 14.22 थी, बट वो अगेन वही सेम रीजन है, बैंक ने फ्लोटिंग प्रोविजन क्रिएट किया तो बैंक का प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो आपका आरओए भी कम होगा, आरओई भी कम होगा, एक और गाड़ी गई। हाँ, तो आई थिंक ये डिस्कस कर दिया, मेजर चीज़ें डिस्कस कर दी। यील्ड ऑन ग्रॉस एडवांसेस और कॉस्ट ऑफ फंड बैंक ने दिया तो आप स्प्रेड निकाल सकते हैं। यील्ड ऑन डिसबर्समेंट बैंक भी देता है और यील्ड ऑन ग्रॉस एडवांसेस बैंक देता है। डिफरेंस ये है, जो यील्ड ऑन ग्रॉस एडवांसेस है इसमें बैंक की सिक्योरिटाइजेशन वाली बुक भी आती है। सिक्योरिटाइजेशन वाली बुक क्या होती है, सपोज बैंक ने कुछ लोन्स दिए थे, अब बैंक के पास कैपिटल कम पड़ गया है या फिर बैंक को नया कैपिटल चाहिए, तो बैंक क्या करता है, वो एग्जिस्टिंग लोन्स को एसपीवी में जाके बेच देता है और एसपीवी आगे जाके इन्वेस्टर्स को देता है पास थ्रू सर्टिफिकेट देके, एक क्रेडिट एजेंसी हायर करके। मैंने सिक्योरिटाइजेशन पे पूरा वीडियो बनाया है तो उसे आप देख सकते हो। यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो एक अपना वीडियो बन जाएगा उसका। तो सिक्योरिटाइजेशन का अगर बुक इंक्लूड करेंगे तो यील्ड ऑन ग्रॉस एडवांसेस बैंक का है 16.45 और कॉस्ट ऑफ फंड है 7.45। तो आप देख सकते हो 9% का स्प्रेड है बैंक के पास। और जो ये आपके एनबीएफसीज होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, इनका स्प्रेड ज़्यादा होता है नॉर्मली किसी बड़े बैंक से, जो आपका आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, क्योंकि आप अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड को केटर कर रहे हो ना, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट दे के उनको लोन्स दे सकते हो। आपका जो बड़े बैंक्स होते हैं इतना मतलब मुंह मांगा इंटरेस्ट रेट नहीं मांग सकते हैं कस्टमर्स से, ये मांग लेते हैं। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट एक स्लाइड की बात करते हैं। इसमें कॉस्ट टू इनकम की हम बात करते हैं। तो कॉस्ट टू इनकम को नाम से समझ आ रहा होगा कितना बैंक का कॉस्ट है और कितनी एज अगेंस्ट उसकी इनकम कितनी है। तो यूजुअली अच्छा रहता है कि 40 to 45 टू चलो मैक्सिमम 50% आपका कॉस्ट टू इनकम है। इस बैंक का तो बहुत ज़्यादा है, 65% है। बट वो मेजरली इसीलिए क्योंकि बैंक एक्सपेंड भी कर रहा है, एक तो जोग्राफिकली अपने आप को, और दूसरा बैंक टेक इंटीग्रेशन कर रहा है, उसमें बैंक का बहुत खर्चा आता है। जब मैंने इनिशियली बैंकिंग सेक्टर को पढ़ना शुरू किया था तो जब टेक इंटीग्रेशन की बात होती थी, टेक एक्सपेंसेस की बात होती थी तो मैं यूजुअली इग्नोर करता था। मुझे लगता था कि ठीक है, मतलब कितना ही खर्चा आता होगा। लेकिन जब मैंने और सब बैंक्स को पढ़ना शुरू किया, डिटेल में अंदर डीप डाइव लगाया, तब मुझे पता चला कि ओ टेक्स टेक एक्सपेंसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं बैंक के लिए। तो इस वजह से बैंक का कॉस्ट टू एक्सपेंस हाई है। बैंक आगे जाके इसको कम करेगा, बैंक का मैनेजमेंट का कहना ऐसा है, लेकिन वी विल हैव टू वॉच इट आउट। अब की हाइलाइट्स थोड़ा मैं बताऊं इस बैंक की इस क्वार्टर में, ये लास्ट स्लाइड होगी। 31 to 90 डीपीटी बकेट्स में जो बैंक के लोन जा चुके हैं वो है 3.79% ऑफ एडवांसेस। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। डीपीटी बकेट्स क्या होता है, सपोज आज एक कस्टमर का लोन का ईएमआई आना था, लेकिन आज तो नहीं आया और नेक्स्ट 30 डेज तक भी नहीं आया। तो जब वो 31 डेज तक नहीं आएगा ना, तो वो जो लोन है, जो वो एसेट है, जो लोन है वो उसको दे रखा है जो कस्टमर को, वो 30 डीपीटी बकेट्स में चला जाएगा। और
फिर नहीं आया तो वो 60 डीपीटी बकेट्स में चला जाएगा। अगर नेक्स्ट 30 डेज तक नहीं आया, 30 के बाद नेक्स्ट 30, और 60 के बाद नेक्स्ट 30 तक नहीं आया तो वो 90 डीपीटी बकेट्स में चला जाता है। और 90 डीपीटी बकेट्स के बाद अगर लोन नहीं आया, तब उसे हम एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये लोन नहीं आएगा एंड द एसेट हैज बिकम नॉन परफॉर्मिंग। तो 31 टू 90 डीपीटी बकेट्स हम देखें कितने लोन्स हैं इस बकेट्स में, मींस वहां पे थोड़ा रिस्क अब बनने लगा है एनपीएस जाने का, तो वो है 3.79% ऑफ एडवांसेस। रीजनेबल है, बट बैंक देखेंगे कि अगर आगे जाके कम कर सकता है तो द लेस द बेटर इस चीज में। यील्ड सेम है बिकॉज पोर्टफोलियो मिक्स बैंक का स्टेबल ही है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। पोर्टफोलियो मिक्स क्या होता है कि कुछ बैंक्स के जो लोन्स होते हैं वो हाई इंटरेस्ट में देता है, कुछ लोन्स होते हैं जो कम इंटरेस्ट में देता है। यूजुअली जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे जाते हैं और जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं वो कम इंटरेस्ट पे। तो पोर्टफोलियो मिक्स बैंक या कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस हिसाब से रखता है कि उसका स्प्रेड मेंटेन रहे, स्प्रेड इधर उधर ज़्यादा कम ना हो और रिस्क भी ज़्यादा ना है, क्योंकि आप सारा अगर अनसिक्योर्ड में दे देंगे आपको इंटरेस्ट तो बहुत मिलेगा, लेकिन आगे जाके वो एनपीएस बनने का रिस्क बहुत होता है। तो आई थिंक मैंने सब डिस्कस कर लिया इस बैंक के बारे में। कासा डिपॉजिट्स, यस, कासा डिपॉजिट्स तो मेन है, उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। तो बैंक के कासा डिपॉजिट बहुत कम हो रहे हैं, 39% थे लास्ट ईयर और इस बारी 31% हो गए हैं। तो इट्स अ बैड साइन, और शायद इसीलिए बैंक यूनिवर्सल बैंक भी बनना चाह रहा है, क्योंकि जब आप स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, तो आप कस्टमर्स आपके पास पैसा रखने में थोड़ा डरता है, तो वो बड़े बैंक्स के पास जाके रखता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा ट्रस्ट होता है। और वैसे तो इस बारी पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से डिपॉजिट क्रंच आ रखा है पूरे सिस्टम में, क्योंकि सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लोग लगा देते हैं या फिर एक्विटीज़ में लगा देते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं बैंक में सिर्फ उतना ही पैसा रखता हूँ जितना मुझे अपने खर्चे के लिए चाहिए नॉर्मल। क्यों, मतलब क्यों, क्यों ही रखेगा कोई? अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन है एक्विटीज़ के बारे में तो आप वहाँ डालोगे, म्यूचुअल फंड में डालोगे, जो 10-15% का रिटर्न आपको दे देते हैं मिला जुला के। क्यों आप 4-5% के लिए बैंक में रखोगे? तो ये पूरे सिस्टम में आपका डिपॉजिट क्रंच आ रहा है, तो कासा रेशियोज हर बैंक का कम हो रहा है, चाहे वो एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई का आज रिजल्ट आएगा तो मे बी कुछ दिन में मैं उसका कल परसों में शायद वीडियो भी बनाऊं। तो बैंक का कासा रेशियो 39 से 31 हो गया है और टर्म डिपॉजिट थोड़ा बढ़े हैं। तो वो देखना पड़ेगा किस हिसाब से बैंक आगे जाके उसकी कमेंट्री क्या होती है, बिकॉज अभी सिर्फ प्रेजेंटेशन आई है, आज इसका शायद कॉन कॉल भी होगी तो वो भी मैं सुनूंगा। और कोई मेजर अपडेट है बिजनेस के बारे में इन यूनिवर्सल बैंक जो बन रहा है वो उसके बारे में, तो आई अपडेट यू गाइस। तो हो गया इस बैंक का डिस्कशन। कुछ प्रॉब्लम है समझना है एसएफ 20 के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।